नमस्कार सुशील जी, बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार अंजू जी। तो ये बताइए कि शनिवार की सुबह महाविकास अघाड़ी के खेमे में क्या कुछ चल रहा है? आपके चेहरे पर की हंसी ही बता रही है कि बहुत कुछ चल रहा है। मतलब आप इतना अच्छी तरह से मुस्कुरा रही है कि महाविकास आघाड़ी का खेमा हमारे यहाँ महाराष्ट्र में कहीं भी बस भाषा का अंतर होता है, लगभग कृति वही होती है। मतलब हमारे यहाँ कोई मराठी औरत को कोई अगर अपने इच्छा से नहीं हुआ है तो वो बहुत रोना धोना शुरू कर देती है और कहती है कि अच्छा नहीं होगा उसका, वो ऐसा हो जाए, उसका ऐसा हो जाए, ये ऐसा कर दिया, मेल्यानं असं केलं, मेल्यानं तसं केलं, ये वाली बातें होते रहती है। वैसे ही विलाप आजकल हो रहा है यहाँ पर महाराष्ट्र की राजनीति में। इन्होंने ऐसा किया, बीजेपी ने घोड़े बाजार चलाया, हमारे एमएलए विधायक चले गए, ये सारी बातें आजकल कही जा रही है। ये तो होना ही था अंजू जी। हम पहले से बात करते आ रहे थे कि इस चुनाव में भारतीय जनता पार्टी अपने तीसरे उम्मीदवार के साथ उतरी ही इसलिए है कि उन्हें यकीन था कि हम इस चुनाव को जीत पाएंगे। अंजू जी, एक बात साफ तौर पे अपने प्रेक्षकों को बताना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जब भी ये चुनाव लड़ा, उससे पहले जो अपनी महाविकास अघाड़ी है उसने एक बार भी, मतलब जब से 2.5 साल से सत्ता आई है तब से एक बार भी टेक्निकली लड़ाई को लड़ा नहीं है अब तक। वो टालती आई है। विधानसभा के अध्यक्ष का चुनाव भी अब तक महाविकास अघाड़ी टालते आई है। उन्हें पता है कि इस टेक्निकल लड़ाई में हम यशस्वी नहीं होने वाले हैं। अब पहला युद्ध था ये महाविकास आघाड़ी का, जो टेक्निकल तौर पे लड़ा जाता है, और इस युद्ध में करारी हार मिली है। करारी हार, क्योंकि एक मुर्गी बैठी अंडे के ऊपर बैठती है और उसके नीचे से कोई अंडा नहीं निकाल सकता है। देवेंद्र फडणवीस ने अकेला देवेंद्र क्या कर सकता है ये तो दिखा ही दिया है। मुर्गी के नीचे से बहुत सफाई से 10 अंडे निकाल लिए हैं। 10, क्योंकि 112 सीटें विधायक ही भारतीय जनता पार्टी के साथ थे। 106 खुद के, 2 निर्दलीय और अन्य पार्टियों के 4। अब इन 112 से भारतीय जनता पार्टी पहुंची है 122 तक, जिन्हें समर्थन मिल चुका है। ये नौबत दिखाकर किए जाने वाले वोटों में है। मतलब प्रतोद को वोट दिखाना पड़ता है। अगर बिन दिखाए वोटों में ये चलता तो क्या होता अंजू जी? इसीलिए महाविकास आघाड़ी में ये विलाप हो रहा है। और उससे भी अधिक महत्वपूर्ण है शरद पवार के प्रतिक्रिया की। उन्होंने कहा है, हाँ, देवेंद्र फडणवीस ने इस इलेक्शन में चमत्कार कर दिखाया है। मैं आपको याद दिला दूं, मैंने ये कहा था कि क्या धनंजय महाड़ी को परास्त करने में शरद पवार इंटरेस्टेड है? जवाब आज मिला है, इंटरेस्टेड नहीं थे। तो ये वाली बात बाला साहब ठाकरे हमेशा बोलते थे, शरद पवार तो मेरे दोस्त है लेकिन मैं उनके ऊपर भरोसा नहीं करता हूं। जब बाला साहब भरोसा नहीं करते थे तो उनके बेटे ने भरोसा कर दिया, परिणाम भुगत रहा है। हमने अपने पिछले वीडियो में ही ये बात की थी, जो अभी आप कह रहे हैं शरद पवार की भूमिका की, कि धनंजय महाडिक कभी एनसीपी में रहे हैं और हो सकता है कि शरद पवार ने कहा हो जा जी ले अपनी जिंदगी। तो अब आपको क्या लग रहा है, जिस चमत्कार की बात अब शरद पवार कर रहे हैं, इस चमत्कार में कहीं ना कहीं अंदर खाने उनकी भी अहम भूमिका रही है? और हो सकता है कि उद्धव ठाकरे को उन्होंने आईना दिखाने की कोशिश की हो? ये जी, अगर आप फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोटों की गिनती करें तो भारतीय जनता पार्टी के पीयूष गोयल को 48 पहले प्रेफरेंस के वोट मिले हैं, अनिल बोंडे को 48 मिले हैं और महाडिक को फर्स्ट प्रेफरेंस के 26 वोट मिले।
112 वाली बीजेपी 122 तक पहुंच गई है। 10 वोट इधर के उधर होना आसान बात नहीं होती है। बिल्कुल। मतलब शरद पवार इसमें शामिल थे कि नहीं थे, मैं ऐसा नहीं कहूंगा। देवेंद्र फडणवीस के पूरे पूरे रणनीति को हम पूरा पूरा मूल्यांकन करते हैं उसका। ये देवेंद्र फडणवीस के रणनीति का ही हिस्सा था और इसी का ये यश है। लेकिन इसमें शरद पवार ने अपनी भूमिका नहीं निभाई, यही योगदान है शरद पवार का। चुप बैठे वो बार बार देखिए, राजनीति जिस तरह से उद्धव ठाकरे करते आए हैं उसे राजनीति कहा नहीं जाता है। राजनीति इस शब्द में ही छल है, कपट है, गनीमी कावा है, कोई ऐसे अंदरूनी मसले है। उद्धव ठाकरे बार बार कहते हैं कि सत्ता प्राप्ति के लिए ही हो रहा है, सत्ता नहीं है इसलिए ऐसा कर रहे हैं। मैंने ये भी बार बार कहा है कि राजनीति में आने वाली हर राजनीतिक पार्टी का मकसद ही सत्ता को प्राप्त करना होता है। बिल्कुल। उसी के लिए वो राजनीति में आती है। तो सत्ता प्राप्ति के लिए जो भी कुछ दांव पेच किए जाए उसे राजनीति में वैलिड कहा जाता है। वही कर सकता है जो, वही राजनीति में टिक सकता है जो ये दांव पेच का आकलन रखता हो, करने की क्षमता रखता हो, उसके तोड़ जानता हो। देवेंद्र फडणवीस ने जो तोड़ खेले, शरद पवार को पता है कि उद्धव ठाकरे की राजनीति ये दांवपेच वाली राजनीति है नहीं। जब भी आए तो कह दो, कभी मराठी का मुद्दा उठाओ, कभी हिंदुत्व का मुद्दा उठाओ, कभी राम मंदिर का मुद्दा उठाओ, भावनाओं के आधार पर कभी शहरों के नाम बदलने का मुद्दा उठाओ। नहीं हुआ तो बदलने की क्या जरूरत है, हम तो मानते ही है। बड़ा अच्छा कहा था राज ठाकरे ने, भाई तू कौन है? मैंने कह दिया ना संभाजी नगर है, भाई तू कौन है? ये जो सवाल राज ठाकरे ने पूछा था, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा था। उद्धव ठाकरे की यही रणनीति काम में आने वाली नहीं है, शायद ये भी शरद पवार को पता था। इसीलिए शरद पवार ने खुद को अलग कर दिया, प्रफुल्ल पटेल का रास्ता साफ कर दिया और खुद को अलग करके रख दिया। यही एक कारण है कि देवेंद्र फडणवीस की रणनीति बहुत ही कारगर साबित हुई। तो बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन ये बताइए कि मेरे और आपके फेवरेट संजय राउत, वो तो बाल बाल जीत गए, सिर्फ 41 ही वोट मिले, जबकि वो तो कोशिश कर रहे थे कि उनको 45 वोट मिल जाएं। वो दावा भी कर रहे थे कि मुझे ज्यादा दिए जाए। अगर भारतीय जनता पार्टी की थोड़ी सी भी रणनीति और चलती, अच्छा चलती, तो शायद भारतीय जनता पार्टी संजय राउत को भी परास्त कर सकती थी। मतलब जैसे अभी विधान परिषद के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने 4 उम्मीदवार यशस्वी होने का संख्या बल 7 होते हुए भी 6 उम्मीदवार इनको उतारा है, दो एक्स्ट्रा उतारे हैं। अगर शायद भारतीय जनता पार्टी एक और एक्स्ट्रा उम्मीदवार यहां भी उतार देती तो संजय राउत भी शायद गिर जाती, यह स्थिति है। 41 मतलब 42 का जब आंकड़ा था, अगर वो ही होता तो क्या होता अंजू जी? क्या? हाँ, तो यही बात कि 42 का अगर आंकड़ा होता और तो क्या स्थिति होती, ये भी सोच लेना जरूरी है। संजय राउत बाल बचे हैं और उनको भी ये पता चला है कि अपना भी गेम हो रहा है। मतलब आपको बता दूं कि पवार को 33 वोट मिले हैं और संजय राउत को 41। 71 वोटों की ये गिनती होती है। अगर शिवसेना के इर्द गिर्द के पार्टियों ने वोट नहीं दिए होते तो संजय राउत की खटिया खड़ी हो चुकी थी, मतलब ये निकल चुके थे। और इसी के कारण आज जो विलाप वो कर रहे हैं, मतलब ये ऐसा हुआ ना कि मैं बच्चा तो पैदा हुआ है लेकिन मैं इस बच्चे को बच्चा नहीं मानता हूं। अरे अच्छा, हट्टा कट्टा बच्चा पैदा हुआ है, भाई बच्चे को बच्चे कैसे नहीं मानेगा? एक तो बच्ची मान, बच्चा मान, कुछ तो मानना है, लेकिन बच्चा तो मान, पैदा तो हुआ है। वैसे भारतीय जनता पार्टी विजयी तो हुई है, लेकिन मैं इसको विजय नहीं मानता हूं। मतलब इसका अर्थ क्या हुआ? और मैंने जो आपको कहा था ना कि ये वाली बात कही थी महिलाओं की, इसका अच्छा नहीं होगा कभी, ये बहुत बुरी मौत मरेगा,
हाँ, आंखें हाथ मोड़ उंगलियां मोड़ मोड़ के जिस तरह से विलाप करती है ना कुछ औरतें, उस तरह से ये औरतों की तरह का विलाप संजय राउत कर रहे थे। मतलब वो टिपिकल वाला होता है, उस तरह का विलाप हो रहा था। ये घोड़े बाजार किया, हमारे घोड़ों को चना खिलाया, क्यों गए घोड़े चना खाने के लिए? अरे भाई वो इंडिपेंडेंट है, निर्दलीय है, शिवसेना के आधार पर चुनकर नहीं आए हैं। नाम भी लिए है उन्होंने कुछ, वो संजय मामा शिंदे का नाम लिया है, श्याम सुंदर शिंदे का नाम लिया है। संजय मामा शिंदे को आप कह ही नहीं सकते, श्याम सुंदर शिंदे। मैं पहली बार ये कह रहा था कि श्याम सुंदर शिंदे भारतीय जनता पार्टी के सांसद प्रताप पाटिल चिखलीकर के बहुत ही नजदीकी रिश्तेदार है। वो चिखलीकर जो सांसद पहले विधायक बन के चुनकर आते थे, वो उसी चुनाव क्षेत्र से आते थे। ये श्याम सुंदर शिंदे वहीं के हैं। मैं ये बार पहले से कह रहा था कि श्याम सुंदर शिंदे बीजेपी के साथ जा सकते हैं, लोहा कंधार वाले। संजय मामा शिंदे भी जा सकते हैं, ये बार कहा जा रहा था। उसी मामले को ये सामने हम देख रहे हैं कि वही हो रहा है। तो नाम लेके आप किसी को बोल रहे हो कि नहीं इसने गलत किया, इसने गलत किया, क्या वो आपके साथ रहने वाले हैं? अंजू जी, एक 288 सीट वाली विधानसभा में महाविकास आघाड़ी के पास 169 सीटें थी। 170, 71, 72 पकड़ लीजिए, वो कहते हैं 72 थी। तो उसमें से एक तो चले गए, एक सीट उन्होंने गंवा दी, मतलब वो पंढरपुर वाली सीट गंवा दी। 172 में से 2 चले गए, एक उनका गुजर गया, एक उन्होंने सीट गंवा दी। अब बचे 170, 170 में से 2 गए जेल में। हाँ। अब बचे 168, 168 में से 10 गए निकल बीजेपी के साथ। अब बचे 158। अब 158 में से विधान परिषद में कुछ हंगामा हो गया और 10 निकल गए, तो क्या सरकार बचने वाली है? मैं वही मैं आपसे पूछना चाह रही हूं कि 172 के आंकड़े का राग हमेशा लापते रहे हैं उद्धव ठाकरे, लेकिन आज की तारीख की अगर हम बात करें तो सही मायने में कितने विधायक उनके साथ हैं? ऐसे तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं अल्पमत में चली जाएगी उनकी सरकार। देखिए 43 वोट, 43 वोट्स मिले हैं, 44 वोट मिले हैं प्रतापगढ़ी को, मतलब ये 44। 43 वोट मिले हैं प्रफुल्ल पटेल को, 41 वोट मिले हैं संजय राउत को। तो ये 3 वोटों का टोटल जाता है 5, 4, 9, 13, 130 और 33 वोट मिले हैं पवार को। अब जाता है टोटल 166 पर। ये फर्स्ट प्रेफरेंस वाले वोटों की बात अगर की जाए, ये वाली बात अगर हम करते हैं 166 प्लस बीजेपी को मिले जो वोट बीजेपी को मिले हैं 122, तो 8 288 के ये गणित हो जाता है, जिसमें से हम 2-3 लोग कम कर दे। तो आज महाविकास आघाड़ी के हाथ में आज की डेट में 172 वोट नहीं बचे हैं, वो निकल गए हैं इनसे दूर। और यही एक बात महत्वपूर्ण है अंजू जी, अभी इनके पास 155-56 ही विधायक बचे हैं जो इनके साथ है। विधान परिषद में तो चुनाव दिखाकर नहीं होता है, सीक्रेट होगा, इसमें और कुछ निकल जा सकते हैं ओपनली। तो ये जैसे जैसे आंकड़ा कम होता जाएगा वैसे वैसे, और एक संदेश होता है अंजू जी, एक यह बात याद रखिए, क्या अभी सरकार अल्पमत में है? क्या नहीं है? क्या इसका परिणाम सरकार के गिरने पर होने वाला है? क्या अभी नहीं होने वाला है। एक बात तय है कि अब मैसेज जा रहा है। जितना हम एमवीए को एक संघ बताते थे उतना एक संघ नहीं रहा है ये, इनमें से मोहरे टूट रहे हैं और एक साथ 10 मोहरे निकल गए हैं। तो यही एक बात है जो अगर ये मैसेज विधान परिषद के चुनाव में और ज्यादा जोर से चला गया और कुछ संख्या बढ़ गई तो सरकार का पतन तय है अंजू जी।
क्योंकि आप ये सोचिए ना कि शुरुआत से बीजेपी दावा करती आई है सुशील जी की 25 से 30 ऐसे शिवसेना के विधायक हैं जो बीजेपी के संपर्क में हैं। मान लेते हैं कि वो क्योंकि विप था इसलिए वो क्रॉस वोटिंग नहीं कर सकते थे, क्योंकि दिखाना भी पड़ रहा था विप को अपना वोट। लेकिन विधान परिषद के चुनाव में तो ये सब नहीं होगा, वहां तो सीक्रेट बैलेट होगा, आप डालकर आराम से जा सकते हैं। तो वहां पर क्रॉस वोटिंग या ये जो 25-30 विधायक शिवसेना के, ये भी तो खेल कर सकते हैं। अंजू जी, खेल मैंने आपको पिछली बार शायद नाम भी बता दिए थे कि कौन कौन से विधायक नाराज है। क्या उनके हाथ में कुछ है? जैसे संजय राउत इंडिपेंडेंट विधायकों का नाम ले रहे हैं और उनके ऊपर गाली गलौज कर रहे हैं, वैसे संजय राउत ये भी जाग कर देख ले अपनी पार्टी में कि क्या अपनी ही पार्टी के विधायक उनसे खुश है। तानाजी सावंत तो खुले तौर पे बोल रहे हैं, आशीष जायसवाल खुले तौर पे बोल रहे थे, नागपुर वाले विधायक खुले तौर पे बात कर रहे हैं, हमारे औरंगाबाद के विधायक खुले तौर पे बात करते हैं। उनके हाथ में कुछ भी तो नहीं आ रहा है, कुछ भी तो नहीं मिल रहा है उनको। अगर उनकी अच्छाई होती है, कोई बीजेपी के साथ जाकर उन्हें उनके एरिया के लिए फंड मिल जाता है या कुछ और चीजें वो पा सकते हैं तो निकल जाएंगे। ऐसे 25 से 30 विधायक है जो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में पहले से ही है। बस एक मतलब 1857 का क्रांति बंड क्यों हुआ था? मन में तो अंगार सभी के था। एक मंगल पांडे पैदा हुआ जिसने गोलियों के ऊपर की चर्बी का विरोध करते हुए गोली दाग दी और ब्रिटिश अधिकारी को खत्म कर दिया। एक मंगल पांडे की कहानी 1857 में पूरे भारतीयों को उठाव करने के लिए प्रवृत्त कर गई। यही कहानी यहां पर है। अभी राज्यसभा चुनाव में बहुत सारे लोग बाहर जा रहे हैं और यही एक सूत्र अभी सबको पता चल रहा है कि भाई हो सकता है। तो ये हो सकता है वाला मामला है। अभी ये जरूर कुछ ना कुछ तो होगा। वो कथा बताई जाती है ना प्रेरक कथा के रूप में, एक बड़े से लड़का कुएं में गिर गया, उसका दुबला पतला दोस्त था, वो जाड़े के दोस्त को निकालने के लिए वो कुएं से ट्राई कर रहा था और उसने अपने जाड़े दोस्त को कुएं से निकाल दिया। ये क्यों कर पाया वो? तो प्रेरक कथा वाले बताते हैं कि उस वक्त तू ये नहीं कर सकता ऐसा बोलने वाला कोई भी वहां नहीं था, इसलिए वो कर गया। क्योंकि हतोत्साहित करने वाले बहुत होते हैं, उस वक्त हतोत्साहित करने वाला कोई नहीं था तो उसने कर दिया। ठीक वैसी ही बात है यहां पे। हो सकता है मैं कर सकता हूं, जैसे ये महाविकास आघाड़ी छोड़कर कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, कोई नहीं जाएगा, ये जो ट्रेंड सेट हो गया था अब नहीं जाएगा, नहीं निकल गए भाई, 10 निकल गए, ये ट्रेंड सेट हो गया। अब जाते हैं लोग, ये पता चला तो उसके साथ बहुत सारे निकल जाते हैं। यही वाली एक बात है अंजू जी, यही होगा। बिल्कुल सुशील जी, और ये बताइए कि AIMIM जिसके साथ 72 का आंकड़ा है शिवसेना का, जब आपको याद होगा कि एनसीपी नेता को ऑफर किया था इम्तियाज जलील ने, जो सांसद है औरंगाबाद से, उन्होंने कहा था कि हमें शामिल कर लीजिए MVA में, तब तो बड़ा बवाल काटा था शिवसेना ने। लेकिन अब उसी AIMIM के 2 विधायकों का समर्थन भी ले लिया और उन्होंने कैसी अजीबोगरीब शर्तें रखी हैं उनके सामने कि वक्फ बोर्ड के लोगों की तनख्वाहें बढ़ाई जाए। ये सब क्या घालमेल किया शिवसेना ने? शिवसेना के लिए अभी सारी चीजें वो शिवसेना छोड़ भी सकती है, क्योंकि शिवसेना को नहीं बोलूंगा मैं, शिवसेना और उद्धव ठाकरे, इन 2 संस्थाओं को मैं अलग करना चाहूंगा। उद्धव ठाकरे एक अलग संस्था है, शिवसेना एक अलग संस्था है। उद्धव ठाकरे नाम संस्था के हाथ में शिवसेना की कमान है। शिवसेना एक ऐसी पार्टी थी जो अपने मुद्दों पर अड़िग रहती थी, कायम रहती थी, चाहे जेल क्यों न जाना पड़े। शिवसेना ने अपने मुद्दों को छोड़ा नहीं है, अपने आदर्शों को छोड़ा नहीं है। शिवसैनिक भले ही गरीब हो लेकिन वो हिंदुत्व के मुद्दे पर अड़िग रहता था। उद्धव ठाकरे जब से मुख्यमंत्री बनने का सपना देखने लगे तब से ये बदलाव शिवसेना में आ चुके हैं। MIM के साथ भी वो शामिल हो गए, कम्युनिस्ट पार्टियों के साथ भी वो शामिल हो गए,
समाजवादी पार्टी के साथ भी वो शामिल हो गए, कांग्रेस को भी उन्होंने अपना मान लिया। बाला साहब जिनके ऊपर भरोसा नहीं करते थे, उन्हीं के ऊपर पूरा का पूरा भरोसा अब उद्धव ठाकरे डाल रहे हैं। औरंगजेब को भी वो अपना आदर्श समझ रहे हैं, एमआईएम का समर्थन ले रहे हैं, और न जाने वक्फ बोर्ड के सारे लोगों की तनख्वाहें भी बढ़ाई जाएगी। जिस एमआईएम को बीजेपी की बी टीम कहा जाता था, उसी एमआईएम टीम को अपनी टीम में शामिल कर उद्धव ठाकरे अपने ही पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं। राजनीति राजनीति होती है, लेकिन उसमें नीति एक शब्द भी है। हर कुछ संभव है, लेकिन आप नीति को छोड़ नहीं सकते हो। एक नीति होती है, उसी नीति को छोड़ अनीति का सहारा शायद उद्धव ठाकरे ले रहे हैं, और इसी का परिणाम है कि एमआईएम का साथ पकड़ते हुए भी उद्धव ठाकरे नहीं शर्माएंगे, लेकिन मराठवाड़ा में इसका खामियाजा शिवसेना को बहुत बड़े पैमाने पर भुगतना पड़ेगा। अंजू जी, और फिर आप याद कीजिए कि संजय पवार की जीत हार को तो उद्धव ठाकरे ने अपनी नाक का सवाल बना लिया था। वो तो ये कह रहे थे कि अगर संजय पवार नहीं जीते तो इसका मतलब ये है कि एकता नहीं है महाविकास आघाड़ी में, और कहीं ना कहीं वो ये मैसेज कन्वे करने की कोशिश कर रहे थे शरद पवार को कि अगर संजय पवार नहीं जीतता है तो फिर तो महाविकास आघाड़ी गठबंधन शायद ज्यादा ना चले। तो अब वो क्या कहेंगे, क्योंकि उनकी नाक तो मुझे लगता है उनके अपनों ने ही कटवा दी। एकता नहीं है ये साबित हो गया। आजकल उद्धव ठाकरे सच बहुत बोल रहे हैं, बहुत ही सच। मैं उनका प्रशंसक बनते जा रहा हूं अंजू, सच में। मतलब मैंने वीडियो भी किया है कि मैं उद्धव ठाकरे का प्रशंसक बनता जा रहा हूं, और ये वही प्रशंसक बनने का और एक कारण मुझे मिल गया है। औरंगाबाद में उन्होंने कहा था कि मैं उद्धव बाला साहब ठाकरे हूं, उद्धव ठाकरे शून्य है, मेरा जो भी कुछ वजूद है वो बाला साहब ठाकरे की वजह से है। बाला साहब ठाकरे अगर मेरे पिता न होते तो शायद मैं कुछ भी न होता। कितनी सच्ची बात है अंजू जी। खुद का इतना मूल्यांकन अच्छी तरह से और कौन कर सकता है? सेल्फ असेसमेंट जिसे कहा जा सकता है, इतना करना और ये सीधे तौर पे कहने की हिम्मत रखना, मैं कायल हो गया उद्धव जी का। अंजू जी, आज वही बात और फिर दोहरा रही है आप। उन्होंने कहा कि शायद एकता नहीं है, ये साबित हो जाएगा। ये साबित हो गया अंजू जी कि महाविकास आघाड़ी में एकता नहीं बची है। ये साबित हो गया है कि महाविकास आघाड़ी के 10 सिलेदार निकल चुके हैं महाविकास आघाड़ी से, शायद विधान परिषद चुनाव में और भी निकल जाएंगे। और उद्धव ठाकरे ने सही जगह पर यह बताया है। ये भी अच्छी बात है उद्धव ठाकरे की, उन्होंने शरद पवार को बताया है कि शायद महाविकास आघाड़ी नहीं बचेगी अगर ये से हुआ तो। संजय पवार का इज्जत लगा दी थी पूरी की पूरी उद्धव ठाकरे ने, लेकिन फिर भी वो अपनी इज्जत को बचा नहीं पाए। इसी का मतलब साफ है कि ये महाविकास आघाड़ी इतनी जुड़ी हुई नहीं है एक दूसरे से जितना उद्धव ठाकरे खुद समझते हैं, संजय राउत जताते हैं। उद्धव ठाकरे समझते हैं, संजय राउत जताते हैं, और संजय राउत के जताने को मीडिया ऐसा है ऐसा दिखाती है। ये तीनों बातें बिल्कुल गलत साबित हो रही है आजकल, और उद्धव ठाकरे ये बहुत अच्छी तरह से हमें बता रहे हैं कि ये होता है जो हो रहा है वो। इसलिए उद्धव ठाकरे को तो मैं बहुत ही धन्यवाद कहूंगा कि उद्धव जी आप सच में आजकल सच बोल रहे हो। अच्छा, ये बताइए कि अब तो बीएमसी चुनाव सिर पर है, उससे पहले विधान परिषद के चुनाव है। बीएमसी चुनाव में तो एनसीपी के साथ मिलकर शिवसेना लड़ेगी, और अभी जो ये घटनाक्रम घटा है राज्यसभा चुनाव में, इसमें कहीं ना कहीं मनमुटाव तो होगा शरद पवार को लेकर उद्धव ठाकरे के मन में। तो आगे की राह दोनों पार्टियों की आपको कैसी दिखती है? शरद पवार और शिवसेना की राह अभी ऐसी है कि जो एक दूसरे के सिवा चाह ही नहीं सकते। शिवसेना और कांग्रेस ये एक दोनों साथ नहीं जा सकते। आज इन दोनों पार्टियों को एक दूसरे का साथ लिए बगैर चलना नामुमकिन है, खास करके शिवसेना को। शरद पवार का क्या है, वो कांग्रेस का हाथ पकड़कर निकल जाएंगे। कांग्रेस हाथ नहीं देती है तो वो बोलेंगे चलो बीजेपी का हाथ पकड़कर निकल जाएंगे। शरद पवार ऐसे है कि जो किसी का भी हाथ पकड़कर निकल सकते हैं। राह मुश्किल है शिवसेना की, उनके सामने अब पर्याय बचा है वो सिर्फ शरद पवार का, दूसरा कोई पर्याय नहीं बचा है, और उसी पर्याय पर उन्हें चलना होगा। आगे वाले इलेक्शंस में एक तो बहुत ही छोटी कहानी
लेके चलना पड़ेगा। मतलब 1/3 वाली, जो हाफ पे ज्यादा भरोसा करते थे, अब 1/3 पे चलना होगा। 1/3 से भी कम मिलेगा क्योंकि बाकी पार्टियां भी हैं, और नहीं तो खुद इंडिपेंडेंटली चुनाव लड़ना होगा, जो शिवसेना के लिए बहुत ही मारक होगा। राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के लिए, शरद पवार के लिए ये वाली कहानी है कि किसी का भी हाथ पकड़ के, दामन पकड़ के वो चल सकते हैं, और ये कांग्रेस को भी पता है। कांग्रेस जाएंगे तो जाएंगे कहां, यही सोचती है। तो कांग्रेस के लिए ऑप्शंस 2 खुले हैं, शरद पवार के लिए ऑप्शंस 3 खुले हैं, भारतीय जनता पार्टी के लिए एक ऑप्शन है, नहीं आया तो भी चलता है, वो चल लेंगे। लेकिन शिवसेना के पास अभी एनसीपी के साथ जाने के सिवा कोई चारा नहीं है, उनके साथ ही जाना पड़ेगा या खत्म होना पड़ेगा। लेकिन ये समझाइए मुझे कि मैं तो, आप जैसे कह रहे हैं ना कि आप उद्धव ठाकरे के कायल होते जा रहे हैं, मैं तो देवेंद्र फडणवीस की कायल होती जा रही हूँ, क्योंकि मैंने बहुत से ऐसे वीडियो भी किए थे कि देवेंद्र फडणवीस हवा में बातें नहीं करते हैं। वो जब कहते हैं कि उनका तीसरा कैंडिडेट मैदान से नहीं हटेगा, तो उनके पास वो मंत्र था जिसके बलबूते वो तीसरे को जिताएंगे, और वो साबित हो गया। तो ये बताइए कि शरद पवार को तो चाणक्य कहा जाता है महाराष्ट्र की राजनीति का, तो अब तो देवेंद्र फडणवीस उनसे मेरे ख्याल से 20 कदम आगे चल रहे हैं, और कोई भी राजनेता इस वक्त महाराष्ट्र में नहीं है जो देवेंद्र फडणवीस की चालों को समझ पाए। मैं आपको थोड़ा दुरुस्त करता हूं। मैं भारतीय टीम की तरफ से ही होता हूं, लेकिन कभी कभी कोई खिलाड़ी ज्यादा छक्के देता है भारतीय बैट्समैन को, मतलब बुरी बॉलिंग करता है, तो मैं उसका प्रशंसक बन जाता। जब कोई खिलाड़ी बुरी बैटिंग करता है तो मैं उसका प्रशंसक बन जाता हूं, और बार बार करता है तब। ऐसे है, मैं उद्धव ठाकरे का उस तरह से कायल होता जा रहा हूं। शायद ये मेरा दूसरा प्यार होगा, राजनीति वाला। तो मैं आपके पहले प्यार के साथ जरा भागीदार हूं। वहां हम भी कहते हैं कि एक एज ए जर्नलिस्ट ये भी पहलू देखना चाहिए कि किस तरह से फडणवीस इस सारे गेम को करते हैं। देवेंद्र फडणवीस के गेम ही महाराष्ट्र की राजनीति को आगे चलकर उलट पुलट कर देने वाले। देखिए, देवेंद्र फडणवीस ज्यादा बातें नहीं करते हैं। एक बात, जो आदमी बिना कारण के हंसता ना होना, वो बहुत ही खतरनाक होता है। देवेंद्र फडणवीस ऐसे ही राजनीतिज्ञ है महाराष्ट्र के, जो संजय राउत जैसे बड़बड़ाते रहते हैं या कुछ भी बात करते रहते हैं। वैसे देवेंद्र फडणवीस महाराष्ट्र की राजनीति के एक ऐसे खिलाड़ी है जो बात तो करते नहीं हैं, लेकिन करनी से चूकते नहीं हैं। और यही एक खेल महाराष्ट्र की राजनीति को आगे चलकर बहुत सारे बदलाव लाने वाला है, जिसमें हमें पता चलेगा कि ये जो बड़बड़ाने वाले लोग हैं, इनकी अभी दिन कम होते जा रहे हैं राजनीति के। अंजू जी, और ये भी समझने की जरूरत है सुशील जी की 3 सीटें राज्यसभा भेजकर देवेंद्र फडणवीस का राष्ट्रीय राजनीति में भी कद बहुत बढ़ गया है। जी, तो वो तो बढ़ने वाला ही है। सिर्फ 3 चीजें वाली नहीं है। गोवा, जो कभी भी बीजेपी के हाथ में नहीं आती थी, वो क्लियरली बीजेपी के हाथ में दे दिया। मतलब पर्रिकर भी जो नहीं कर पाए थे, वो जोड़ते थे एक दूसरे को कॉमन अच्छा होके, लेकिन फडणवीस ने क्लियरली बीजेपी लाके हाथ में दे दी है। एक जगह भी वो राष्ट्रीय स्तर पर बीजेपी को नुकसान हो ऐसी चीज नहीं करते हैं, और इसी के कारण उनका राष्ट्रीय नेतृत्व का कद भी बढ़ता जा रहा है, जो आगे चलकर उन्हें हम देख सकते हैं राष्ट्रीय राजनीति में एक बड़े चेहरे के रूप में। शायद उनसे मिलने के लिए बार बार नोएडा से होके ही गुजरना पड़े हमें बाद में, मंजू जी। भगवान करे ऐसा ही हो। लेकिन फिलहाल तो संजय राउत को शुक्रिया अदा करना चाहिए देवेंद्र फडणवीस का कि इस बार उन्होंने इन्हें छोड़ दिया है और वो बाल बाल जीत गए। सही है, बाल बाल क्या, बहुत बाल बाल, एक बाल के अंतर से 0.5 के अंतर से जीत गए। अगर ये थोड़ा भी अंतर और कम हो जाता और 1.5 भी कम हो जाता तो ये तो चले गए होते। इसलिए फडणवीस को ही आभारी कहना पड़ेगा कि भाई इतना बोल के हुए भी आपने मुझे बख्श दिया है। तो फडणवीस का आभारी तो होना ही चाहिए। उतने में ही समन्स आ गया है
राज्यसभा में जाने से पहले संजय राउत को। वो समन्स वाली बात भी है जो छुपाई नहीं छुपती इस दुनिया से। बिल्कुल, 4 जुलाई को उनको उस समन का जवाब भी देना है। और फिर मुझे तो ये लग रहा है सुशील जी कि अयोध्या गए थे रामलला का दर्शन करने के लिए संजय राउत, तो भगवान श्री राम ने उनकी नैया पार लगा दिए, ये भी एक वजह हो सकती है उनकी जीत की। ऐसा मान ले वो कि भगवान राम के शरण में जाने के कारण ही वो हो चुके हैं, नहीं तो राम के लिए भी वो राम को बंदी बनाकर रख दिया था उन्होंने अपने लिखान में, इसमें अपने लेखों में। आर्टिकल तो रामलला की ही कृपा है, शायद इसीलिए वो बार बार अयोध्या जाने की बात करते हैं। मुझे लग रहा था कि वो मंथन करेंगे, चिंतन करेंगे, मनन करेंगे, लेकिन वो तो अभी हवन करने में ही लगे हैं। हवन करेंगे, हवन करेंगे, हवन करेंगे ही चल रहा है। और इस हवन कुंड में शिवसेना नाम की समिधा कहीं वो डाल न दे, यही अपेक्षा हम कर सकते हैं, क्योंकि मराठी आदमियों की पहली आवाज थी शिवसेना, जिसको खत्म होते हुए देख कोई भी मराठी मानुस खुद को अच्छा महसूस नहीं करता है। और संजय राउत इसी हवन कुंड में शिवसेना नाम की समिधा डाल रहे हैं, इसी का बहुत दुख हर मराठी आदमी को होता है अंजू जी। बिल्कुल, लेकिन अब ये देखना होगा कि जो विधान परिषद के चुनाव है उनमें क्या रहता है, वहां पर क्या कमाल, क्या चमत्कार देवेंद्र फडणवीस करते हैं। लेकिन फिलहाल रोना धोना जारी है और जाहिर सी बात है आरोप प्रत्यारोप की राजनीति तो चलती रहेगी। आपने राज्यसभा चुनाव से जुड़ी इस तमाम जानकारी मेरे दर्शकों तक पहुंचाई सुशील जी, वक्त निकाला मेरे लिए, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।